So hello students, today we are going to continue our chapter 3rd of class 7, which name is structures of matter. Okay, so let's continue our discussion. Now we are study about symbols. What is a symbols? Okay, so we use symbols and short form as per our need in our life. हम आप देखे होंगे कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सिम्बॉल्स और शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं. क्यों? अपने टाइम को सेव करने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी यूज NH टू रिप्रेजेंट नेशनल हाईवे एंड अ स्ट्रेट एरो टू डिपिक्ट अ स्ट्रेट पाथ. फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर नेशनल हाईवे बोलना है तो वो नेशनल हाईवे की जगह NH बोलना पसंद करता है. वाई? बिकॉज ऑफ सेक ऑफ टाइम. ओके, till date 118 elements and million of compounds made by them are known. इस डेट तक 118 एलिमेंट हम जानते हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. When referring to a substance, it is not conventional to use full name of the substance every time. अगर हम हर समय 118 एलिमेंट्स के नाम ही बोलते जाएं तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. That's why we use symbols in the place of name of elements for making it conventional for us. Okay, therefore scientists use symbols and group of symbols to represent these elements and compounds. That's why scientists use करते हैं symbol और group of symbol क्या दिखाने के लिए? elements and compound को दिखाने के लिए. These symbols are accepted internationally. अब ऐसा ही नहीं है कि बस हमारे देश में ही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सिम्बॉल यूज किए जाते हैं. ओके, एट प्रेजेंट वी यूज सिंपल symbols given by Swedish scientist J.J. Berzelius to represent element. अब देखिए, इस डेट में हम सारे एलिमेंट्स के सिंबल यूज करते हैं और वो किनके द्वारा दिए गए? वो दिए गए हैं स्वीडन साइंटिस्ट. स्वीडन एक देश है, वहाँ के साइंटिस्ट J.J. Berzelius. ओके, इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, इसे याद रखना है आपको. किसने दिया था सिंबल? सिंबल दिया था हमारे J.J. Berzelius, साइंटिस्ट का नाम है, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे ये. ओके, सो J.J. Berzelius ने हमें सिंबल्स दिए थे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. क्या करने के लिए? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ही हैड सजेस्टेड दैट द 1 minute. He had suggested that the symbol of elements should be represented by alphabets in English language. उन्होंने बताया कि जो सिम्बॉल्स है एलिमेंट्स के वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स यूज करके बताने चाहिए या दिखाने चाहिए. His other suggestions are as follow. First, alphabet of element, name of element should be used as its symbol, e.g. O for oxygen, N for nitrogen, S for sulfur, H for hydrogen. This should be written in a capital letter. अब उन्होंने सबसे पहला सजेशन ये दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर जो है वही यूज किया जाएगा. जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का फर्स्ट N यूज किया जाएगा. ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स के यही देखो कुछ एलिमेंट्स के लिए यही सजेशन फॉलो किया गया. उनका फर्स्ट सजेशन ये था कि जैसे एलिमेंट का नाम ऑक्सीजन है तो उसके फर्स्ट लेटर से ही उसका सिंबल दिखाया जाएगा, बट कैपिटल में. ओके, समझ आया? और सेकंड सजेशन उनका ये रहा है कि व्हेन द नेम ऑफ more than 2 elements start with the same alphabet, then another alphabet should be added to the first one. देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने सेकंड चीज बोला कि अगर ये फर्स्ट सजेशन क्या था कि जो भी एलिमेंट के नाम है उसका फर्स्ट लेटर ही यूज किया जाएगा, लेकिन हर चीज में तो ये नहीं हो रहा है ना. वाई? बिकॉज देखो जैसे C है, C से कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, कोबाल्ट होता है ना, कैल्शियम होता है, तो ये सब तो C से ही स्टार्ट हो रहे हैं, है ना. सब क्या हो रहा है? C से ही स्टार्ट हो रहे हैं. सो उन्होंने सजेशन ये दिया कि अगर तुम्हारा फर्स्ट लेटर सेम नहीं खा रहा है तो सेकंड वाला तुम लेटर यूज करो या थर्ड वाला यूज करो. अगर सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है तो फोर्थ यूज करो. ऐसा उन्होंने सजेशन दिया. समझ आया? मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन C से स्टार्ट, ये भी कार्बन, कैल्शियम भी C से स्टार्ट, क्लोरीन भी C से स्टार्ट, कोबाल्ट भी C से, क्रोमियम भी C से. तो सबके लिए तो हम C करेंगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कार्बन है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है करके, है ना. इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो आप बाकी लेटर यूज करके उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो. समझ आया? चल आगे देखते हैं. फिर आगे यहाँ पे आपका ये दिया कि हियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल C. यहाँ पे कार्बन को हमने C सिंबल से रिप्रेजेंट किया है. फॉर कैल्शियम
A is added with the first alphabet C. अब कैल्शियम को रिप्रेजेंट करना है तो कैल्शियम को भी तो C से हम नहीं कर सकते, तो कैल्शियम C से स्टार्ट हो रहा है और उसका सेकंड लेटर क्या है A, तो हम उसको C से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उससे हम किससे करेंगे, C A से रिप्रेजेंट करेंगे थे। यही बर्जेलियस का सजेशन था ना कि अगर फर्स्ट लेटर तुम्हारा सेम है तो तुम सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी लेटर यूज कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट लेटर या विद first letter. Okay, so the symbol of calcium is Ca. In this way the symbol of chlorine is Cl, cobalt is Co, chromium is Cr. तो ये सब ऐसे सिंबल दिए गए हैं उनको, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम का C ले लिया फर्स्ट और थर्ड R ले लिया, है ना, उसको आपको याद रखना पड़ता है। इसमें कोई ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है कि आप ऐसे कोई टिप्स दे सकते हैं हम, पर ट्रिक नहीं है कि हाँ यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे भी फोर्थ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोबाल्ट का CO है तो CO ही रहेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा उसको। ओके, उसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, उसके सिंबल, ये एलिमेंट ज़रूरी है, उसकी सिंबल आपको याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का देखो A लिया गया है और फिर L लिया गया है। आर्गन, ऑर्गन का A लिया गया है और R लिया गया है, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन का क्या लिया गया है, B लिया गया है, ओनली B। ओके, बोरॉन का क्या लिया गया है, ओनली B लिया गया है। फ्लोरीन का F लिया गया है, हीलियम का He लिया गया है, और फिर देखिए हम तो आयोडीन का लिया गया है I, मैग्नीशियम का लिया गया है Mg, मैंगनीज का लिया गया है Mn, नियॉन को दिया गया है Ne, फॉस्फोरस का लिया गया है P, सिलिकॉन का लिया गया है Si, सल्फर का S, जिंक का Zn। ठीक है, तो ये सब सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस के नाम है, एलिमेंट के नाम है और सिम्बॉल्स दिए गए हैं, ठीक है, वो सब आपको याद रखने हैं। ओके, नेम ऑफ सम सब्सटेंस आर बेस्ड ऑन देयर ग्रीक एंड लैटिन नेम। अब देखो किसी किसी के जो सिम्बॉल्स है, कोई कोई सब्सटेंस के सिम्बॉल ना उनके लैटिन और ग्रीक नेम के ऊपर बेस्ड है। लैटिन और ग्रीक नेम क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कार्बन एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, पोटेशियम एक एलिमेंट है, तो उनके भी कोई लैटिन नेम तो होंगे ही ना। लैटिन और ग्रीक में फर्स्टली जो एलिमेंट्स हैं, जो जो लैटिन और ग्रीक में डिस्कवर्ड हुए हैं, जो जो एलिमेंट, तो उनके नाम पहले लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ही रखे गए होंगे, बाद में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया होगा। तो कुछ कुछ सब्सटेंस के लैटिन नेम से उनके सिंबल को उठाया गया है। कैसे, चलो देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे इस टेबल में आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्सटेंस है पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, कैलियम। क्या है, कैलियम, तो सिंबल उसका क्या हो गया, के। इसे भी आपको याद रखना है कि इनकी लैटिन नेम क्या है। सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम। क्या है, अर्जेंटम, तो उसका सिंबल क्या है, Ag। ओके, अब हम देखेंगे आयरन, तो आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम, तो फेरम का सिंबल क्या हो गया, Fe। उसके बाद कॉपर, तो कॉपर का लैटिन नेम है कोप्रम, तो उसका क्या हो गया, Cu। ऐसे टिन है स्टेनम, गोल्ड है ऑरम, लेड है प्लम्बम, मर्क्यूरी है हाइड्राइड जायरम। ओके, हाइड्राइड जायरम। एंटीमनी क्या है, स्टिबियम। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है, यहीं से इनके सिंबल लिए गए हैं। समझ आया आप लोग को, ठीक। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम 3.3 पढ़ेंगे, जो टॉपिक है हमारा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ तो फॉर एग्जांपल आपने कॉमन सॉल्ट देखा होगा, तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। तो ऐसे ही फॉर्मूलेज होते हैं उनके। फॉर्मूले का मीनिंग ये होता है कि सॉल्ट एक्चुअली में बना गया है, किससे बना है, कंपोजिशन क्या है, फॉर्मूला उसको डिपिक्ट करता है। ओके, देखते हैं। A symbol represents an atom of element whereas formula represent a molecule of an element or a compound। अब देखो जो सिंबल है, सिंबल कोई भी एलिमेंट का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी एटम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कोई भी फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बताता है। वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड के मॉलिक्यूल बताता है कि एक्चुअली में वो कंपाउंड में मॉलिक्यूल कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl, तो NaCl जो है उसके एक, देखो NaCl कंपाउंड है, तो उसके एक मॉलिक्यूल में, मतलब उसके एक कंपाउंड में देखा जाए, एक चीज में देखा जाए सॉल्ट के, तो एक Na होता है और एक Cl होता है। एक मॉलिक्यूल में एक Na होता है, एक Cl होता है, तो ऐसे बताया जाता है। सोडियम का मॉलिक्यूल एक होता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी एक होता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। सो द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल indicates the number of atoms of each constituent element contained in it। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बताता है,
एटम्स के नंबर बताता है कि उसके अंदर क्या है। द नंबर ऑफ एटम इज शोन इन द फुट ऑफ द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एटम कोई भी सिंबल के फुट में दिखाया जाता है, ठीक है। Some elements occur in free state as atom and some in the form of molecule. To represent an atom, only its symbol is used. E.g., the symbol of helium is He. Its molecule is made up of one atom, so its formula is He. अब यहाँ पे एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक्चुअली में बस ये कहा जा रहा है कि जैसे आपका कार्बन है, ठीक है। अगर हमने कार्बन लिया, अगर ये आपका कार्बन है तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। पर अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो वो भी सी होता है। अब सिंबल और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस हो गया, उसका सिंबल ना उसके एटम्स का नंबर बता रहा है, सिंबल एटम्स का नंबर बता रहा है, उसका जो फॉर्मूला है वो उसके मॉलिक्यूल का नंबर बता रहा है। समझ आ रहा है। तो कार्बन ना जो है वो एक मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट रहता है, मतलब कार्बन अकेले ही प्रेजेंट रहता है, एक मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट रहता है। दैट्स वाई उसका फॉर्मूला भी उसके व्हाट सिंबल से इक्वल होता है। लेकिन इसी बीच अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला होता है O2। O2 मतलब उसके फॉर्मूले का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 2 रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो एक ही रहेगा ना भाई, उसके अंदर तो एक ही रहेगा। मॉलिक्यूल जितने भी रहे, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं एलिमेंट, क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव, वो कभी भी अपने अकेले में नहीं प्रेजेंट हो सकते, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो वो दूसरे से रिएक्ट करना चाहते हैं, अपने जैसे कोई दूसरे से, अपने जैसे से रिएक्ट करो या दूसरे से रिएक्ट करो। अगर दूसरे से करेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे, अगर अपने से करेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे सब समझ आएगा आप लोग को। जो मैं बोल रही हूँ उसे आप ध्यान रखो। मैंने क्या बोला अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा, और कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर Na है, अगर सोडियम है, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, NaCl। और NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl को क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज कंपाउंड। लेकिन इसी की जगह अगर Na जो है सोडियम, वो अपने Na से रिएक्ट करता है ना और Na2 बनाता, अगर ऐसा कुछ बनाता वो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, Na क्या है, Na में ही प्रेजेंट रहता है। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन रिएक्ट करके O2 बनाता है, ठीक है, समझ आ गया। चलो सो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई गई है कि अगर आपको देखो, हमको पता है कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। तो हमेशा ये 2 को सब स्क्रिप्ट में लिखना है। सब स्क्रिप्ट मतलब O के पैर के पास लिखो। ये देखो, ये O का हेड है, ये O का पैर है, तो पैर के पास आप लिखते हो 2। वाई ऐसे ही लिखा जाता है, सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। कभी भी सुपर स्क्रिप्ट में मत लिखना। सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, अगर आपने ऊपर डाल दिया तो सुपर स्क्रिप्ट, अगर नीचे डाल दिया तो सबस्क्रिप्ट। ऊपर डालने वालों का हमेशा गलत हो जाता है, ऊपर भी नहीं डालना है आपको, बीच में भी नहीं डालना है, नीचे ही डालोगे, इसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूला लिखोगे तो हमेशा फुट में ही डालना, फुट, ऑक्सीजन के फुट में ही आपको नंबर डालना है मॉलिक्यूल्स के। समझ आ गया। To write the molecular formula of element, it is necessary to know how many atoms it is made up of. Yes, क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि एलिमेंट जो है अगर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में अकर होता है तो उसका फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, O2 होता है, मीनिंग ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है ना। तो अगर आपको किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसमें मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो उसके नंबर तो लिखने ही पड़ेंगे, है ना। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो उसके नंबर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल देखना है, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख पाओगे। समझ आ गया। It is necessary to know how many atoms it is made up of. For example, a molecule of chlorine is made up of 2 atoms of chlorine. So, atomicity of chlorine is 2. अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा important topic आ गया हमारा। अब यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, मतलब MF मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता होने चाहिए। यस,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं 2, तो हम कैसे लिख लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम लिख लेंगे O2 लिख लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 क्या है, नंबर ऑफ एटम, 2 क्या है, नंबर ऑफ एटम है यहाँ पे, और इसका दूसरा नाम एटॉमिसिटी भी है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, समझ आ गया। व्हाट इज एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ये है कि नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ओके, 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो O2 है उसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, समझ आ गया। यहाँ पे आपको भी एग्जांपल भी दिया है। टू शो अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन वी यूज अ न्यूमेरल, 1 मिनट, वी यूज अ न्यूमेरल 2 एट द फुट ऑफ इट्स सिंबल C2 टू मेक इट Cl2। अब क्लोरीन के केस में भी वही होता है, क्लोरीन भी 2 एटम्स, मतलब क्लोरीन के मॉलिक्यूल में भी 2 एटम्स होते हैं, ओके। सिमिलरली नाइट्रोजन, आयोडीन, ओजोन आर रिप्रेजेंट एज N2I2O3, ठीक है। अगर आप ओजोन देखोगे, ओजोन क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन लेयर में ओजोन लेयर में ऑक्सीजन 3 एटम्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, the representation of element as a molecule are called a molecular formula, okay. The representation of any element in the form of molecule is called a molecular formula. Molecule of phosphorus and sulfur are made up of 4 and 8 atom respectively. अब phosphorus के एटम, phosphorus का एक मॉलिक्यूल में phosphorus के कितने एटम होते हैं, 4, याद रखेंगे। एंड सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 8 एटम्स होते हैं। थर्स देयर मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय P4 and acid, समझ आया। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर फाउंड इन ग्रुप ऑफ एटम, देयरफॉर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल। अब बहुत से ऐसे सॉलिड है वो ग्रुप ऑफ एटम में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। मैंने आपको बताया ना, what is atomicity, the number of atoms present in one molecule of element is called the atomicity. In this way we can write the formula of element by knowing the number of atom in a molecule. अब देखो, अगर तुम्हें number of atom पता है कि एक molecule में इतने number of atom है, तो तुम molecular formula easily लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको, उसको रिकॉल करना। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज, अगर जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पहले कोशिश करना, अगर नहीं आया तो ये वीडियो फिर कंटिन्यू करो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको आपको बताने वाली हूँ। सो देखो, एलिमेंट फर्स्ट है ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का सिंबल Br है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पिछले वाले टेबल को पूरा अच्छे से लर्न कर लेना। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का सिंबल क्या है, Br, और इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2। एटॉमिसिटी क्या है इसकी, 2। यहाँ पे हमें बता दिया है कि एटॉमिसिटी क्या है, 2। इसका मीनिंग ये है कि ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल में ब्रोमीन के 2 एटम प्रेजेंट होंगे। तो अगर एटॉमिसिटी बता दिया तो इजी। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पहले आप सिंबल लिखते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आप सिंबल लिखते हो और उसकी एटॉमिसिटी को उसके फुट में लिख देते हो गया, बन गया फॉर्मूला, है ना, इजी है ना। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस है आयोडीन। आयोडीन का सिंबल दिया गया, एटॉमिसिटी नहीं दी गई है, लेकिन उसका फॉर्मूला दिया गया है। देखो फॉर्मूले में क्या दिया गया है, यहाँ पे सिंबल आयोडीन का, और यहाँ पे 2 दिया गया है, नीचे में क्या है 2। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, और एटॉमिसिटी क्या होती है, वही तो होती है। तो यहाँ पे नीचे में 2 दिया गया है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर में भी देखो, इसकी एटॉमिसिटी 8 है, तो फॉर्मूला बना लो S8। 8 कहाँ लिखोगे, फुट की तरफ लिखोगे। वैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी आपको करना है, मैंने इतना आपको बता दिया, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। अब देखो, ऑल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट एज मॉलिक्यूल, देयरफॉर दे आर रिप्रेजेंट बाय देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। हर जो भी कंपाउंड है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो सारे कंपाउंड ही मॉलिक्यूल होते हैं ना,
है ना, पर सारे मॉलिक्यूल तो कंपाउंड नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, वो तो सेम एटम से बनने वाली चीज़ है, या डिफरेंट एटम से भी बन सकते हैं, पर सेम एटम से बनने वाली चीज़ है ना वो तो। पर कंपाउंड का देखा जाए तो कंपाउंड डिफरेंट एटम है, लेकिन वो भी तो मॉलिक्यूल, उसमें भी तो एटम है ना भाई, समझ आ रही है? तो हर कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते, ठीक है। देयरफॉर दे आर रिप्रेजेंट बाय देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। We know that the compound are made up of two or more than two element in a fixed ratio, ठीक है। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? more than one elements in a fixed ratio. Therefore, to write the formula of compound, we need to know its constituent element and how many atoms of each element are present in a molecule, ठीक है। तो अगर हमें कंपाउंड लिखना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है एक्चुअली में, और अगर वो एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं वन मॉलिक्यूल में, ये सब पता होना चाहिए, तभी तो लिख पाएंगे ना। Let us consider this by taking the example of water, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं वाटर का एग्जाम्पल लेके। One of the molecule of water is made up of two atom of hydrogen and one atom of oxygen. अब देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर आपको बोला जा रहा है तो वो किससे बना है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अगर इसका हमने वन मॉलिक्यूल लिया तो अगर हम उसको जूम करेंगे, अगर तुम उसको वन मॉलिक्यूल को जूम करोगे वाटर के, तो तुम्हें दिखेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में दो हाइड्रोजन रहते हैं और एक ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। So its molecular formula is written H2 in a similar way. Molecule of carbon dioxide, एक मॉलिक्यूल, अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, इसे याद रखना। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? एक C होगा, मतलब एक कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन होंगे। इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, समझ आ गया? धीरे धीरे सब समझेंगे, सब समझ आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। देन in molecular formula is CO2, ठीक है। Its molecular formula is CO2. A molecule of ammonia is made up of atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen. Therefore, its molecular formula is NH3. अमोनिया भी एक सब्सटेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है NH3, मतलब NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया की एक मॉलिक्यूल में एक N होता है और 3 H होते हैं, मतलब 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन होते हैं। समझ आ गया? इजी है बहुत, ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं, सारे की पॉइंट्स है। क्या क्या की पॉइंट्स है? आपको सबसे पहले तो सबके सिम्बॉल्स याद करने हैं, और अगर आपने सिम्बॉल्स याद कर लिए हैं तो उनकी एटॉमिसिटी भी कुछ कुछ याद रखना। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं बहुत सारी। देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये वाटर है। ये वाटर कैसे दिया गया है? 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसको लिखते हैं H2O, ठीक है, H2O लिखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब आगे यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में तो 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? CO2। समझ आ गया? चलो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको कंपाउंड के नाम दिए गए हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एटम, फिर फॉर्मूला, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये भी आपको करना है, ओके। अब हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। मैं आपको यहाँ 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं हम लोग, H2SO4। तो देखो H2SO4 लिख दिए, तो H2SO4 में यहाँ पे H प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब जिस एलिमेंट से बना है, तो हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। अब हमें लिखना है नंबर ऑफ एटम, कि इनके मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 2 एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? इसकी एटॉमिसिटी 2 डालोगे। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम ही होता है। सल्फर कितना प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है, तो 1 डाले हमने। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 4, तो 4 डाले हमने, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? H2SO4
4, ठीक है, H2SO4, यहाँ पे आपको H2SO4 लिखना है। अब ऐसा मत बोलना कि हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि SO4H2। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मैम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, SH2O4, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला एक थोड़ा सिस्टमेटिक आपको दिखना चाहिए ना। सिस्टमेटिक ढंग से देखें तो H2SO4 ही लिखा जाता है, ठीक है, यही लिखना, नहीं तो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी देखना, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का होता है NaCO3, ठीक है, NaCO3। ये सब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। उसके आपको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, और फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है। समझ आ गया? चलो, अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है, इसे हम 4th पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इक्वेशंस पढ़ने हैं हमको कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ये अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसे। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं या तो देखो, टेक सम आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इन अ बिग टेस्ट ट्यूब एंड हीट द मिक्सचर, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ आयरन फिलिंग्स क्या होती है, आयरन की पाउडर टाइप के, आयरन को क्रश कर देते हैं, उसकी पाउडर बना देते हैं, एंड देन सल्फर लेना है आपको इन द बिग टेस्ट ट्यूब और उसको हीट करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंस टेकन एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब देखो, कोई भी दो चीज़ को आप मिक्स करते हो तो वो दोनों कहीं ना कहीं से मिक्स होकर एक नया कंपाउंड या एक नई चीज़ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी और दूध या दूध और घी, दूध हनी जो भी है, आपने कुछ मिलाया, वो दोनों को मिलाया तो कुछ अजीब सा नहीं बन जाता है, अजीब से दूसरा ही सब्सटेंस बन जाता है और उससे अलग ही स्वाद आता है। तो ऐसे ही एलिमेंट के केस में भी होता है। अगर आपने कुछ आयरन फिलिंग्स ली थी और सल्फर लिया था, अगर आपने आयरन फिलिंग्स और सल्फर को मिलाया तो आपका क्या बन जाता है, कुछ ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि आयरन से भी अलग होता है और सल्फर से भी अलग होता है। प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन पूरी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, कुछ अलग तो होता है उनमें। तो वो हमें देखना है कि वो कैसे हो रहा है, दो चीज़ मिलाने से अलग चीज़ कैसे बन जा रही है, वो हमें देखना है, ठीक है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर इज हीटेड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड अ आयरन सल्फाइड। जब हमने आयरन और सल्फर को मिलाया तो एक नया सब्सटेंस बन गया जिसे हमने क्या बोला, आयरन सल्फाइड, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन द एबो रिएक्शन, फिजिकल और केमिकल। अब आप बताओ कि ये फिजिकली हुआ है कि केमिकली हुआ है। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। अ न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फाइड इज बीइंग formed as a result of the reaction between iron and sulfur, hence it is a chemical reaction. We can represent this reaction with the help of the symbols and formula as follow. जब हमने इसको एग्जामिन किया, हमने जब इसे देखा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इसके अंदर में, तो तब हमें पता चला कि आयरन और सल्फर दोनों मिक्स होके आयरन सल्फाइड बना रहे हैं, ठीक है, ओके, यस। तो ये तब हमें पता चला कि एक्चुअली में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे आयरन और सल्फर मिलके आयरन सल्फाइड बना रहे हैं, ओके। अब वैसे ही हमने देखा कि कोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर, जब हमने कार्बन मतलब कोल को ऐसे बाहर छोड़ दिया तो क्या हुआ, वहाँ पे कोल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, एक नया सब्सटेंस जिसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है, तो ये नेचुरली केमिकली हो रहा है ये सब, ठीक है। इक्वेशन यूज टू, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लिख रहे कि हम सीधा आयरन का नाम लिख दिए, फिर हम सीधा सल्फर का नाम लिख दिए, फिर जो हमारा उसका नाम लिख दिए, ऐसा लिखोगे तो ये कन्वेंशनल नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। दैट्स व्हाई वी यूज अ सिंबल, ओके, इन द प्लेस ऑफ नेम हम सिंबल का यूज करें। देखो Fe, 2 वर्ड लिखा, 2 अक्षर लिखा, काम खत्म। यहाँ पे भी 1 अक्षर लिखा, काम खत्म। यहाँ पे भी 3 अक्षर लिखा, काम खत्म। तो इसलिए हम सिंबल का यूज करते हैं कि हमें भी इजी पड़े और हम लिखने में अपना टाइम बर्बाद ना करें, हम समझने में अपना टाइम वेस्ट करें, वेस्ट क्या उसे हम डालें अपना टाइम, समझ आ रहा है। सिंबल इसीलिए यूज किया जाता है, ओके। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन एरो, जो लेफ्ट साइड में लिखा गया, लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वाला, ओके, लेफ्ट साइड, टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो देखो ये दोनों चीज जो है वो रिएक्शन में अपना प्लेस टेक पार्ट ले रहे हैं, मतलब रिएक्शन ही वही तो करवा रहे हैं ना, वो दोनों ही तो मिक्स होकर नए सब्सटेंस बना रहे हैं ना। तो जो सब्सटेंस
पहले मिक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्टेंट को हमेशा, ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। किसके लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में। ये एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट आते हैं, ठीक है। और जो नया सब्सटेंस तुम्हारा बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और वो प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड ऑफ एरो में लिखा जाता है। समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, ये रिएक्टेंट है हमारा आयरन रिएक्टेंट है, सल्फर भी रिएक्टेंट है, ये हमारा एरो है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब तुम देखोगे कि इस एरो के ऊपर भी ऑन हीटिंग लिखा है। ऑन हीटिंग क्या है, ये हम कुछ मोर इन्फॉर्मेशन डालते हैं। क्यों मोर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये दोनों को मिक्स किया और प्रोडक्ट आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हमने आयरन डाला, सल्फर डाला और वो बन गया प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। हमने आयरन डाला, सल्फर डाला, उसको हीट किया, पहले उसको हीट किया फिर प्रोडक्ट बना। तो उसे दिखाने के लिए कि हमने हीट किया है, वो हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। समझ आ गया। अब देखो, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल। Such an equation is known as balanced equation. In an equation, we can use is equals to sign in the place, for example, this. Okay. अब देखो, एक लॉ दिया गया है, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा एक लॉ दिया गया है। उस लॉ के हिसाब से कोई भी एनर्जी कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका मीनिंग ये है कि हम जब भी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वो दोनों तरफ से बैलेंस्ड होना चाहिए। दोनों तरफ से बैलेंस मतलब उसके राइट साइड में भी नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, उसके लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखो तो Fe आयरन का एक ही एटम है, Fe मतलब उसका सिंबल है आयरन का। ओके, तो आयरन का एक एटम यहाँ पे है और एरो के इस साइड में भी एक ही एटम है, और यहाँ पे भी सल्फर का एक ही एटम है, यहाँ पे भी सल्फर का एक ही एटम है। मीनिंग एरो के बोथ साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ही होता है कि अगर एरो के राइट एंड लेफ्ट में नंबर ऑफ एटम सेम है तो उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और आप बैलेंस्ड इक्वेशन में एरो की जगह इज इक्वल्स टू का साइन भी यूज कर सकते हो। समझ आ गया, ठीक है। चलो, तो इतना मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है बिकॉज आज हमने बहुत सारा कुछ कवर कर दिया है। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड देन अगले सेशन में हम ये कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं।